वेलकम टू एफएस्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर हमने कूलम लॉ के फार्मूलेशन की डेरिवेशन पढ़नी है, इसका फार्मूला पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे कि कूलम लॉ के अंदर जो के कांस्टेंट है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हमने पढ़ना है कि कूलम फोर्स जो म्यूचुअल फोर्स है या अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है वो कैसे है। लास्ट में आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन अ कूलम फोर्स। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट, कूलम लॉ हम लोगों ने जो समझना है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जैसे F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर है। लेकिन जो ग्रेविटेशन लॉ है ना वो होता है हमारे पास मैसेज के लिए। जब आप कूलम लॉ की बात करेंगे तो मैसेज की बजाय वहां पे चार्ज का वर्ड आ जाएगा। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। लेकिन जब दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स निकालनी तो फिर हम लॉ ऑफ कूलम यूज करेंगे या कूलम लॉ इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले कूलम लॉ का फार्मूलेशन मैं आपको बता दूं, सेम वैसी है जैसे आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन वहां पे m था, यहाँ q है। वहां कैपिटल G है, यहाँ पे कैपिटल K आ जाएगा। फिर हम इनकी वैल्यूज भी पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं। स्टूडेंट, वैसे ही जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर है, वैसे ही F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर क्या आएगा, R का स्क्वायर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लॉ दिया गया था ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने दिया था इन 1784 के अंदर। ये पॉइंट एमसीक्यू में कई दफा पूछ लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं डिफाइन पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके डेरिवेशन की तरफ आते हैं। कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, बच्चे चार्जेस दो तरह की होती हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब पहला चार्ज पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों चार्जेस लाइक होंगे तो ये रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्ज अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है स्टूडेंट, और रिपल्शन भी। इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट में भी आ सकती है, रिपेल में भी, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स आती है। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे पॉइंट चार्ज का वर्ड यूज किया गया है, ये टिनी चार्ज होते हैं जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे फर्ज कीजिएगा जमीन है, तो हम जमीन के लिहाज से हमारी बॉडी का भी ग्रेविटेशन फील्ड है, लेकिन हम जमीन के लिए एक पॉइंट मास होगी। तो सिंपल ऐसे ही समझ लीजिएगा, बहुत टिनी पार्टिकल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है स्टूडेंट, दूसरा Q2 है। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी या रिपल्शन आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी इसकी मैग्नीट्यूड है Q1 चार्ज की और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है Q2, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 का प्रोडक्ट आएगी। ये थी पहली लाइन के। अगर आप यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये हमारे पास Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आ गया। तो यहां तक मैंने पहली लाइन कवर कर ली कि इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो हम लोगों ने दोनों का प्रोडक्ट किया और F एक इलेक्ट्रिक फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो उसने लिखा है, उसने साथ में एक और लाइन लिखी है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉजिटिव बनाए हैं, तो यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, ये आपस में करेंगे रिपेल। और यहाँ मैंने एक पॉजिटिव बनाया है, एक नेगेटिव बनाया है, इसे कहते हैं अनलाइक चार्जेस, और ये करते हैं अट्रैक्ट। तो यहाँ मैंने फोर्स ऑपोजिट बनाई है, यहाँ पे भी ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड आएगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ ई का आर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, और इनवर्स किसके साथ है, स्क्वायर के साथ। तो ये दो जो इक्वेशन लिखी है असल में डिफाइन सी हमने लिखी है। अब यहाँ मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देम। असल में ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस लिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस है इस वजह से इनका रेडियस इतना मायने नहीं रखता, हम इनके दरमियान का ही डिस्टेंस लेते हैं। तो ये बच्चे दो इक्वेशन हमारे पास इस डिफाइन से निकल आई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को करें कंबाइन, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे लगेगा कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे सॉरी, यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा,
Q1 Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो K है ना, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट। K की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू वो भी मैं लिख देता हूँ, K किन चीजों पे डिपेंड करता है मैं वो भी आपको 1 by 1 बताता हूँ। तो ये फार्मूला था, ये बिल्कुल सेम वैसे ही बना जैसे Gm1 M2 ओवर R का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे जो K है ना, ये हमारे पास होता है कांस्टेंट। इसको बच्चे आप नाम देते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसे आप नाम देंगे कूलम्स कांस्टेंट। तो ये दोनों ही नेम इसके याद रखिएगा कि K को आप लोगों ने या कूलम कांस्टेंट कहना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह देना है। तो यहाँ तक तो हमारे पास जो डेरिवेशन थी ना बिल्कुल सिंपल हो गई है। अब जो K है ना स्टूडेंट, आगे डिपेंड करता है कि किन दो चीजों की। लेट्स सपोज K की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो K की वैल्यू जो हमारे पास वैक्यूम के लिए आती है ना, K का फार्मूला अगर जब भी आप देखेंगे वैल्यू आती है 9 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ से मैं इसके यूनिट आपको लिखना बता दूं, आर स्क्वायर इधर डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो जो K का हमारे पास फार्मूला बनता है, तो बच्चे K का फार्मूला हमारे पास आता है F आर स्क्वायर ओवर आएगा Q1 और आएगा Q2 आ जाएगा। F यहाँ पे फोर्स ऑफ न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन आएगा, डिस्टेंस का मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, Q1 Q2 का कूलम आएगा, नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट आता है वो आता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर और पर कूलम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास यूनिट आते हैं ये K के ये वाले यूनिट आते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर बच्चे आप यहाँ पे न्यूटन की जगह डाइन यूज कर लें, ये भी यूनिट फोर्स का होता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज कर लें तब भी ये चेंज हो जाएगी, यानी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कूलम की जगह माइक्रो कूलम पे चले जाएं तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो K है ना, K एक कांस्टेंट है, लेकिन K की वैल्यू खुद डिपेंड करती है, पहली जो चीज है वो डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। तो यानी K जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा, ये पहला पॉइंट आता है। दूसरी K की चीज एक और चीजों पे डिपेंड करती है, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे फर्ज कीजिएगा बच्चे दो चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर अनलाइक है, रिपेल कर रहे हैं अगर लाइक। अगर मैं दरमियान में लकड़ी रख दूं, कागज रख दूं, रबड़ रख दूं, कोई भी इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर देता हूं, होता क्या है कि चार्ज आपस में अट्रैक्ट करना या रिपेल करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। यानी मुझे यहां से ये समझ आया कि जब मैं इसके दरमियान में मीडियम प्लेस करूंगा तो ये आपस की फोर्स को चेंज करेगा, या वो कम कर देगा अट्रैक्शन वाली या रिपल्शन वाली, यानी मीडियम रखने से फोर्स हमेशा ही कम होगी। तो फिर ये समझ आया कि मीडियम रखने से फोर्स चेंज हुई। अब बच्चे देखिएगा, मीडियम रखने से ना तो Q1 चेंज होगा, ना Q2 चेंज होगा, ना R चेंज होगा, लेकिन फोर्स चेंज होगी। इसका मतलब फोर्स चेंज होगी तो K भी वहां पे चेंज होगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट आता है कि डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन चार्जेस, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा चार्जेस के दरमियान कौन सा। ये पॉइंट आता था कि K किन दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बच्चे K का जो एक और फार्मूला आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस वैल्यू को आप लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है कि परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम ने कितना अलाउ किया है इलेक्ट्रिक फोर्स को गुजरने के लिए। मसलन देखिएगा, हवा के अंदर और पानी के अंदर चार्जेस ले जाएं, या आप दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर रख दें, तो हवा के अंदर फोर्स ज़्यादा होगी चार्जेस में, जब दरमियान में लकड़ी कागज शीट आएगी तो फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो शीट ने है ना फोर्स को गुजरने कम दिया है और हवा ने फोर्स को गुजरने ज़्यादा दिया है। तो जितना कोई मीडियम अलाउ करेगा या गुजरने की एबिलिटी देगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, उतनी का नाम हमारे पास आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर वो वहाँ फ्री स्पेस है, अगर वो एयर है तो वहाँ पे उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। तो ये K का एक और फार्मूला याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चे जो K है ना, सॉरी जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आती है 1/4 पाई K। तो हम इसको वैल्यू कैसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई K, और इसकी अगर आप वैल्यू निकालने आती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसका जो यूनिट है ना वो K का उलट आएगा। K का यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका हमारे पास बच्चे आएगा कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला था मेरे पास एप्सिलॉन नॉट। इस क्वांटिटी को आप लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ मैं जो नेम लिख देता हूँ
इसको कहते हैं परमिटिविटी, क्योंकि ये फ्री स्पेस है तो मैं यहाँ पे फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास परमिटिविटी आ गई। अब बच्चे फोर्स का फार्मूला मेरे पास आया एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे के की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो फार्मूला बनेगा एफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आएगा आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। बच्चे देखें यहां तक मैंने कहीं पे भी एरो नहीं लगाया, यानी इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं की, तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड, नॉट अ वेक्टर फॉर्म। अगर बच्चे इसकी मैं निकाल लूं वेक्टर फॉर्म, तो एफ ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर भी तो आएगा। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसकी लिखूंगा मैग्नीट्यूड, यानी वो आएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर, और साथ यहाँ पे R1 के ऊपर जो है वो यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये थी मेरे पास फोर्स की वेक्टर फॉर्म और ये आ रही फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला दो चार्जेस के लिए आता क्या। तो दो चार्जेस के लिए जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर एस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। स्टूडेंट अब सेकंड पॉइंट है कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। शॉर्ट में भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है कई दफा अलग से। इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग देके लिखा और इसके दो पॉइंट भी एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले समझिएगा म्यूचुअल का मतलब क्या है। म्यूचुअल होता है बाहमी। मसलन फर्ज कीजिएगा अगर जमीन मुझ पे बच्चे फोर्स लगा रही है तो मैं भी तो फिर आगे जमीन पे लगा रहा हूँ, लेकिन मजे की बात है कि मैं जमीन की तरफ जाता हूँ, जमीन मेरी तरफ कभी नहीं आती। उसकी रीजन क्या है, फोर्स सेम है, मैस सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ। जिसका मैस ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मैस कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। सेम यहां पे भी आएगा। दो चार्जेस हैं, अगर फर्ज कीजिएगा पहला चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा तो स्टूडेंट दूसरा भी फिर पहले को रिपेल करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला ही दूसरे को रिपेल करता जाएगा, यानी अगर एक ने एक्शन लगाया है तो वापस दूसरे ने उसका रिएक्शन दिया है। तो हमें यहां से ये समझ आया कि अच्छा हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, और नेगेटिव साइन यहाँ पे स्टैंड फॉर डायरेक्शन है। ये मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ भी। स्टूडेंट ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज पहले चार्ज को रिपेल करेगा। ये जो लाइन है ना ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, यानी Q1 को Q2 ने रिपेल किया है, और ये जो लाइन है ये है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो जो F12 है ना इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, और इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1। तो ये याद रखिएगा। इसी तरह ही जो जो फोर्सेस हैं इनका यूनिट वेक्टर आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा R21, और स्टूडेंट इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा R12। अब यहाँ पे फोर्स मैंने लिख ली थी, फोर्स मेरे पास है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे उसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए। अच्छा जो यूनिट वेक्टर है ये R12 F12 के लॉन्ग है, R21 F21 के लॉन्ग है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन यूनिट वेक्टर की हमें पता है मैग्नीट्यूड सेम होती है। जो R21 है ना वो बराबर R12 की आएगा, लेकिन नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी। अब पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2। तो फोर्स का फार्मूला बच्चे आता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले आएगा Q1, फिर आएगा Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर। यहाँ R12 है तो यहाँ यूनिट वेक्टर भी R12 ही आएगा। तो ये मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, तो इसको मैं नेम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, यानी हमने 1 से देख के ही इस 2 को डायरेक्ट लिख लिया। अब देखिएगा, अब मैं निकालना चाहता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाय Q1, यानी F21। तो अगर F21 की बात की जाए तो फार्मूला आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q2 आएगा, यहाँ Q1 आएगा, नीचे R स्क्वायर आएगा, और यहाँ R21 की यूनिट वेक्टर आ जाएगी। तो यहां तक मैंने दोनों फोर्सेस को इसी फार्मूले से डायरेक्ट देख के लिख लिया। अब यहाँ कुछ रिप्लेसमेंट करनी है, वो देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे R21 की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है, और R21 की जगह वैल्यू मेरे पास है -R12।
तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास फार्मूला बनेगा F121 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मेरे पास फार्मूला आएगा Q2 को बाद में लिख लिया, Q1 को मैंने पहले लिख लिया, और साथ मेरे पास फार्मूले में ओवर में आएगा R का स्क्वायर, और यहाँ मैंने जो वैल्यू लिखनी वो लिखी -R12, मैंने ये ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। अब जो नेगेटिव अंदर था वो मैंने बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास फार्मूला बना F21 इज इक्वल टू -1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आएगा R का स्क्वायर इनटू स्टूडेंट आएगा R12 आ जाए। तो यहां तक मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करके वैल्यू कॉमन ले ली। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये वाली वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है F12 की, देख लें स्टूडेंट, यानी ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव छोड़ के F12 की, तो मेरे पास पता चला कि F21 जो है ना वो बराबर आ रहा है -F12 के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F21 विल बी इक्वल टू -F12 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम समझने वाली है कि जितनी फोर्स F12 पे लग रही है उतनी ही F21 पे भी लग रही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। अगर एक लेफ्टवर्ड है तो दूसरा क्या आएगा, राइटवर्ड आएगा। तो यहाँ मैंने एक नीचे पॉइंट लिखा है, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के ही अकॉर्डिंग आ रही है। ये था स्टूडेंट पॉइंट कि कूलम फोर्स है म्यूचुअल फोर्स। अब इसके नीचे मैंने दो पॉइंट लिखे कि साइन ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे देखिए, फोर्स की डायरेक्शन जो फोर्स का साइन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो फोर्स को हम कहेंगे रिपल्सिव। कैसे, मसलन देखिएगा बच्चे, लेट्स सपोज ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव। तो अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो फोर्स आ जाएगी पॉजिटिव। बात लग रही समझ? अच्छा, अगर मैं कह दूं ये भी नेगेटिव और फिर ये भी नेगेटिव, चार्ज फिर भी लाइक चार्ज ही तो होंगे। अब देखिए, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, फिर साइन पॉजिटिव आएगा। यानी एक चीज समझ आई कि फोर्स तभी पॉजिटिव आएगी अगर दोनों का साइन सेम होगा, और दोनों के साइन सेम होने का मतलब है चार्जेस विल बी लाइक चार्जेस। तो यहां से एक बात हमने सीखी, अगर फोर्स पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि चार्जेस सेम सेम होंगे, या दोनों ही पॉजिटिव बच्चे या दोनों ही नेगेटिव, और इसका मतलब है फोर्स लाइक चार्जेस के अंदर कौन सी पाई जाएगी, रिपल्सिव। तो यहां मैंने पॉइंट बना के लिखा कि अगर फोर्स पॉजिटिव है तो फोर्स को आप नाम देंगे रिपल्सिव फोर्स का। इसी तरह ही स्टूडेंट, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए तो यहां पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां जो फोर्स है बच्चे वो हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव फोर्स का मतलब हमारे पास फोर्स क्या आएगी, अट्रैक्टिव आएगी। तो यहां मैंने पॉइंट लिखा है, अगर फोर्स नेगेटिव है तो उस फोर्स को आप नाम देंगे अट्रैक्टिव फोर्स का। तो ये साइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है। अगर लेट्स सपोज लिखा है 2 न्यूटन और -5 न्यूटन, और कहा जाए कि कौन सी अट्रैक्टिव है तो -5, और दूसरा अगर कहा जाए कौन सी बड़ी फोर्स है, सोचें जरा, हमें लग रहा है कि 2 बड़ी होगी, -5 छोटा होगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। फोर्स में जो नेगेटिव साइन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यानी नेचर ऑफ फोर्स है, जैसे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो आपने फिर भी कहना है कि -5 ही बड़ी फोर्स है 2 के मुकाबले में। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मीडियम आर डाइइलेक्ट्रिक ऑन द कूलम फोर्स। मसलन देखिएगा बच्चे, दो चार्जेस पड़े हैं, अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे, मे बी लाइक चार्जेस मे बी अनलाइक चार्जेस, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। मैंने जाके दरमियान में मीडियम रख दिया, उस मीडियम को हमने नाम दिया डाई इलेक्ट्रिक का या इंसुलेटर का, यानी रबड़ रख दी, कागज रख दिया, शीट रख दी। अब ये चार्जेस ऐसे थे, ये अट्रैक्ट भी कर रहे थे। पहले केस में इनके दरमियान में था वैक्यूम, जैसे ये या ये वाला। अब इस केस में, वैक्यूम के केस में जो फोर्स आएगी, फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं लेट्स सपोज इसके दरमियान में बच्चे रख देता हूं मीडियम, ये मैंने कोई कागज शीट या कुछ भी रख दिया है, इंसुलेटर रख दिए। इंसुलेटर जो है ना वो
वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा रुकावट रखेगा। मैंने हाथ रख दिया चार्जेस के दरमियान में, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने में मुश्किल पैदा की। जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने में मुश्किल पैदा की, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का गुजरना भी मुश्किल हो गया, तो फिर साथ ही इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गई। यानी यहां से एक पॉइंट सीखा कि जितने गुना मैं रुकावट बढ़ाता जाऊंगा दरमियान में, उतने गुना फोर्स में कमी आती जाएगी। जितने गुना रुकावट का मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिएगा, वैक्यूम के केस में फोर्स आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R का स्क्वायर, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन और R है। तो जितने गुना फोर्स ज्यादा हो, सॉरी, जितने गुना रुकावट ज्यादा होगी, फोर्स का गुजरना उतने गुना मुश्किल हो गया, और जो फोर्स है वो उतने गुना कम होती चलेगी। अगर मैंने 2 गुना रुकावट ज्यादा की है, तो फोर्स 2 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ प्राइम या एफ ऑफ मीडियम का फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी इंटू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 ओवर क्या आएगा? R का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है फार्मूला अगर वहां पे मीडियम मौजूद है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर आ जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर आएगा Q1 इंटू Q2। तो ये जो वैल्यू मैंने हाईलाइट की है, ये सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट जो जा रही है, ये वैक्यूम की जा रही है। यानी जितने गुना फोर्स पहले थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ फार्मूला बनेगा एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और आर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन और आर की वैल्यू निकालूं, तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ मीडियम इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे एप्सिलॉन और आर आएगी एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ मीडियम। अगर देखा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है ना, वो दो चीजों की रेशो है। इसके दरमियान में अगर आप कट करके लिखें तो इसका यूनिट कोई भी नहीं बचेगा, तो याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता। ये स्टूडेंट हमने पॉइंट याद रखना है कि मीडियम रखने से फोर्स में कमी आती है, जितने गुना मीडियम ज्यादा रखते जाएंगे फोर्स उतने गुना कम होती जाएगी। लास्ट में पॉइंट लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होती है? एयर के लिए अगर आप बात करें तो एयर के लिए राउंड अबाउट 1 होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू ना 1.0006 आती है, लेकिन हम इसको राउंड अबाउट 1 ही लिख लेते हैं। अगर आप बात करें इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर में लकड़ी है, हमारे पास कागज है, कोई शीट है, इनके लिए वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। एयर के लिए मैंने बता दिया राउंड अबाउट 1 होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली। अगर आप मेटल के लिए बात करें बच्चे, मेटल के लिए ये इनफाइनाइट आ जाती है। तो ये इसके कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट थे। स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था कूलम लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन है वो जरूर कीजिएगा। इसको बड़ी डिटेल से समझ लेना, इसकी फॉर्मुलेशन, इसके पॉइंट, की पॉइंट, हर चीज़ जो मैंने लिखी हुई है। तो ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है कि ये कैसे कूलम लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो ये प्रॉपर आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म, डिफाइन, हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर कोई इसमें से क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एफ.ए. सत्तार।